हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतना शर्मा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं लॉ फील्ड में एंड मैं नेट क्वालिफाई हूं और मैं स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉ इम्पैक्ट एकेडमी में। दोस्तों आज है 23 जुलाई, बट कल की तारीख में पीएससी ने एमपीपीएससी ने एडीपीओ से रिलेटेड एग्जाम प्लान और सिलेबस को अपडेट किया है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे बेस होने वाला है। यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो पोस्ट है ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट होती है, जिसे हम हिंदी में सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं, या एडीपीओ जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम इसे एडीपीओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है सभी लॉ जानने वालों के लिए, और जिनका लॉ कंप्लीट हो गया है, लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत है। अगर आपका एलएलबी या बीए एलएलबी या बीबी एलएलबी कुछ भी कंप्लीट हो गया है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्जाम प्लान। बेसिकली 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमपीपीएससी ने अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक और जो डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करने में या देखने में दिक्कत होती है तो आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर जो एग्जामिनेशन सिलेबस वाला कॉलम होता है, एग्जाम प्लान एंड सिलेबस वाला कॉलम होता है, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम प्लान क्या होने वाला है, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें एंड किन किन चीजों पर और कैसे कैसे एग्जाम को डिवाइड किया गया है और प्लान किया गया है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें देखेंगे कि ये जो एग्जाम है, जो इसका प्लान है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होने वाला है वो जीके से रिलेटेड होने वाला है और सेक्शन बी जो है वो हमारे लॉ से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो जीके का पार्ट है वो टोटल 150 मार्क्स का होने वाला है एंड जो सेक्शन बी है हमारा वो 300 मार्क्स का होने वाला है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होगी। तो और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव ही होता आया है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जीके, सेकंड सेक्शन लॉ। फर्स्ट सेक्शन 150 मार्क्स, अदर सेक्शन जो सेक्शन बी है लॉ का वो 300 मार्क्स का होने वाला है। ड्यूरेशन 3 घंटे है और उसके बाद जो इंटरव्यू है दैट इज साक्षात्कार जो है वो 50 नंबर का है और इन दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है और उस मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो टोटल जो एग्जाम है वो 500 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद जो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न की एग्जाम कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पर। तो क्वेश्चन पैटर्न जो है सेक्शन ए की पहले हम बात कर लेते हैं। सेक्शन ए जो जीके का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि 150 मार्क्स का होने वाला है। जनरली हम जो सिविल जज का एग्जाम होता है, एंट्री लेवल सिविल जज क्लास 2 का जो एग्जाम होता है उसमें भी जीके पूछा जाता है, बट उसका जो वेटेज होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता। बट इसमें जो जीके का वेटेज है ये बहुत ज्यादा है, 150 मार्क्स का है। इसका हम बाइफोगेशन देख लेते हैं, इसका हम डिवाइडेशन देख लेते हैं कैसे है। एमपी से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आने वाले हैं वो 35 क्वेश्चंस होंगे। इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और वर्ल्ड जीके से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन की जो मार्किंग रखी गई है वो 3 मार्क्स रखी गई है, 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसीलिए 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी 100 क्वेश्चंस का होने वाला है और वो 100 क्वेश्चंस किन किन सब्जेक्ट में से पूछे जाने वाले हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उनका भी जो पर मार्क्स
जो मार्किंग की गई है वो 3 नंबर पर मार्क्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है और उसमें से एक आंसर जो सही होने वाला है वो अगर हम चूज कर लेते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन मैंने मेंशन कर लिया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट जो माइंड में रखने वाला है वो है माइनस मार्किंग। इस बार माइनस मार्किंग भी होने वाली है। माइनस मार्किंग आपका 1 नंबर डिडक्ट करेगी। दैट इज 3:1 का रेशियो है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इस बार जो चीज रखी गई है वो एग्रीगेट भी है। दैट इज दोनों सेक्शन में, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जरूरी नहीं है कि आपका लॉ वाला पार्ट अच्छा है तो आपने लॉ में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और जीके में आपके मार्क्स कम हो गए तो आपका सिलेक्शन के आप दावेदार हो जाएंगे। नहीं, यहां पर ये चीज क्लियर की गई है कि दोनों सेक्शन में मिनिमम 40% एग्रीगेट आपको लाने हैं। ऑलराइट, जैसा कि कई प्रोफेशनल एग्जाम्स में होता है। उसके बाद जो SC, ST एंड OBC कैटेगरी है उनको यहां पर 10 मार्क्स की रिबेट मिली हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 40% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इसमें चाहिए, 40%। और जो SC, ST है उनको 10% का यहाँ पर रिमार्क मिला है। वो अगर 30% दोनों सेक्शन में, दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन B, दोनों सेक्शन में 30% मार्क्स ले आते हैं तो उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद माइनस मार्किंग की मैंने आपसे बात कर ली है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 40% फॉर अनरिजर्व एंड 30% फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी। इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बेस पर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू कॉल का जो रेशियो होने वाला है वो है 3 टाइम्स। दैट मीन्स अगर 50 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो उनका 3 टाइम्स इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन वाली जो प्रोसेस है उसका यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं किया है। आप रिवैल नहीं डाल सकते। और ये जो एग्जाम है ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अपीयर होंगे, जो ऑप्शंस आपको अपीयर होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जैसा कि मोस्टली होता है। तो ये था पूरा एग्जाम प्लान। एग्जाम प्लान के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जीके की तैयारी हम कैसे करें, इस एग्जाम की पूरी तैयारी हम कैसे करें, ये हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पेशेंस के साथ बैठें क्योंकि तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो चलिए जीके की तरफ देखते हैं हम। तो जीके का जो पोर्शन है वो मैं दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, क्योंकि मेरा ओपिनियन है कि जीके जो है वो हिंदी में ही पढ़ने में मजा आता है और अच्छे से समझ में भी आता है। तो जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा है इसका जो पाठ्यक्रम है दैट इज सिलेबस, उसमें जो खंड ए है, खंड अ, दैट इज पार्ट ए। पार्ट ए में जो पहला इन्होंने हेडिंग बनाई है और उसके अंदर सब हेडिंग्स दी हुई हैं। सब हेडिंग्स के अंदर टॉपिक्स इनने नहीं दिए हैं, टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे। तो जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो इन लोग ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ये चीज हमें जो हमारा पहला सब हेडिंग है उसमें दी गई है। इसमें जो चीजें हमें कवर करनी है वो है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश।
उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता में योगदान। देन मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं उनकी रचनाएं, साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल एंड मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट सब हेडिंग कवर कर रही है, जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। तो पहले हम एक एक सब हेडिंग को हम देख लेते हैं कि हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसके लिए मैं पर्सनली आपको जो बुक रेफर करने वाली हूँ वो है मुकेश महेश्वरी की। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली आपको रेफर करूंगी। बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, जैसे ल्यूसेंट अवेलेबल है, टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक अवेलेबल है, अरिहंत अवेलेबल है एंड पुणेकर की बुक अवेलेबल है और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। बट क्योंकि हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए आपको जो मुकेश महेश्वरी की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। एंड इसके साथ ही क्योंकि आप जानते हैं कि जीके में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जाती है वो जाती है अपडेशन की, दैट इज जितनी भी बुक्स होती हैं वो अपडेटेड नहीं होती हैं। तो क्योंकि हमें चाहिए रेलेवेंट डाटा और ऐसा डेटा जो कि अपडेटेड है, तो जब भी एक सजेशन दूंगी कि जब भी हम कोई ऐसी फैक्ट को रेफर कर रहे हैं जिसमें कि हमें लगता है कि ये अपग्रेड हुआ होगा, अपडेशन है इसमें, तो वहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रेलेवेंट मिनिस्ट्री की साइट को एक बार चेक कर लें। जैसे कि अगर हम टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक बार टूरिज्म इंडस्ट्री की साइट जो है हमारे एमपी टूरिज्म की, उस साइट पर जाके भी चीजों को देख लें, क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि एग्जाम हमारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बुक वालों को हम जाकर क्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट इज एक और चीज रेफर करना चाहूंगी यहाँ पर कि हिंदी साहित्य अकादमी की एक बुक मतलब इनकी भी बुक आती है, तो इस बुक को भी आप जरूर रेफर करें। बहुत नॉलेज, मैं आपको मुकेश महेश्वरी इसलिए रेफर करने को बोल रही हूँ क्योंकि जब आप ये अरिहंत एंड पुणेकर रेफर करेंगे तो इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वन लाइनर फैक्ट हमेशा उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। उन्होंने वन लाइनर फैक्ट दिया है, लेकिन हो सकता है वो फैक्ट ना पूछकर उस चीज से रिलेटेड कोई और फैक्ट पूछ लिया जाए। तो इसके लिए अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई राजवंश पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन वो किस तरह से भी बना ले हम उसको अपीयर कर ले, उसको हम क्लियर कर ले, सही आंसर हम उसका ग्रास्प कर ले। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये लास्ट टाइम 2015 में आया था और अब 2020 में आने के इसके चांसेस हैं। अभी सिर्फ सिलेबस आउट हुआ है बट नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन कब तक आता है, कब तक नहीं आता, पीएससी है, हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसी का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। बट स्टिल देयर इज अ होप, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन भी आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जीके। फिर उसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में जो पॉइंट्स हैं दैट इज वो है मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। तो अगेन इन चीजों के लिए भी हमें मिनिस्ट्री की रेलेवेंट साइट्स को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो वन, पर्वत, नदियां, नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आ जाता है, एंड ये जो
जलवायु और खनिज संसाधन है, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एटलस एक ले लें, एटलस परचेज कर लें। एटलस बेसिकली जो मैं रेफर करने वाली हूँ वो है ऑक्सफोर्ड की, और ऑक्सफोर्ड की जो ये एटलस है, ये 2 एटलस मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट इज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस एंड ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। सो मैं जो रेफर करने वाली हूँ वो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। स्कूल एटलस जो है वो डिटेल में है, तो आप स्कूल एटलस रेफर करें। एंड एक और चीज इसके साथ में सजेस्ट करूंगी कि आप एमपी का मैप जरूर ले लें, क्योंकि जब भी ये जलवायु, पर्वत, नदियां हम देखते हैं तो इसके लिए हमें मैप अगर हमारे सामने होगा तो हम इसको इजिली विजुअलाइज कर सकेंगे। और याद रखिए, ये जो जीके का पोर्शन है ये हम सिर्फ एडीपीओ के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम इसके साथ साथ एक मेजर पोर्शन सिविल जज के एग्जाम का भी कवर करेंगे। तो जितने अच्छे तरीके से अभी ये चीजें हमें क्लियर होंगी, उतना वहां पर हमें हेल्प मिल जाएगी। सिविल जज का भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जो अभी ओबीसी का जो मैटर है वो पेंडिंग है, उस पर भी डिसीजन नहीं आ पाया है, इसीलिए जो पोस्ट है वो डिले हो रही है, लेकिन कभी भी आ सकती है। तो एटलीस्ट हम अपना जीके वाला पोर्शन स्ट्रांग रखेंगे तो हमें वहां पर उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारा ये पढ़ा हुआ हमें हेल्प जरूर करने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। तो इसमें जो बात होने वाली है वो बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल एंड विधानसभा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। तो ये है, ये सब जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, ये आपको मुकेश महेश्वरी का जो बुक मैं आपको रेफर कर रही हूँ वो क्लियर कर देगी। उससे उसका जो कवर पेज है, उसकी फोटो और उसका जो कंटेंट है, जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि कितनी रेलेवेंट हो सकती है आपके लिए ये बुक, या कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका इस बुक को परचेज करना और इस बुक से पढ़ना। तो ये जजमेंट आप खुद बनाएं। कंटेक्स्ट और इंडेक्स में जो है वो आपको मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तो फर्स्ट है महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो भी अभी रिसेंट में हुई हैं मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं जो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर है देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। तो इसको भी हम कवर करेंगे, ये भी, इसका भी मेजर पोर्शन जो है वो महेश्वरी की बुक कवर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये एक नया एडिशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ई कॉमर्स। तो ये तो मैंने आपको जस्ट हिंदी में पढ़कर ही सुनाया है, बट अब हम इंग्लिश में, जो मैं हिंदी है वो मैंने आपको, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है डिटेल में कि कौन सी बुक रेफर करें। जो जियोग्राफी है उसका भी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एटलस होनी चाहिए, एक मैप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, और चीजों को रट लेने से अच्छा है हम चीजों को विजुअलाइज करें। जब हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म तक हमारे जो माइंड में है वो स्टे करती हैं। तो जैसे और मैं ये महेश्वरी की बुक आपको क्यों रिफर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट बिकॉज ये हेल्पफुल है बुक।
तो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जहां पर यहाँ पर जियोग्राफी में एक पॉइंट है एनर्जी रिसोर्सेज, जो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो अब हम इन चीजों को, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो इन चीजों को नहीं समझ सकते। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें डिटेल में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी अगर वहां पर कोई हमने क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो, अगर हम कुछ ऐसे नोट्स रेफर करते हैं जिसमें सिर्फ एक हेडिंग दे दी और उसमें कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज बता दिए, एक हेडिंग दे दी जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बता दिए। अब मान लीजिए जितने हमने पढ़े हैं उससे नेक्स्ट कुछ आ गया, तो हम उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। अगर हम इन दोनों चीजों को समझ जाते हैं तो उसके बाद आप हमें कितनी भी एग्जाम्पल्स दे दें, हम बाइफरगेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये कन्वेंशनल होगा और ये नॉन कन्वेंशनल होगा। सो दैट्स वाई डिटेल में पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एंड जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसकी सब हेडिंग है वो बात करती है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट की। अब इसमें है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज इन एमपी। अब जैसे पंचायती राज की बात करते हैं, तो अगर जब हम वन लाइनर अगर हम रेफर करते हैं तो उसमें बता दिया जाएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और 3 चरणों की हमारे यहाँ पंचायती राज स्टैब्लिश है, एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत। लेकिन उसके पीछे कौन सी कमिटीज बनी थी, किन किन कमिटीज ने उस पर वर्क किया, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, पंचायती राज एक्चुअली होता कितनी तरह का है, तो ये सारी चीजें, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कितनी तरह से होता है। अब बेसिकली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो 8 टाइप का होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो लागू है वो है 3 लेयर्स, 3 टाइप्स का लागू है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम 3 आंसर लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है। तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन पे बेस होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया कि टोटल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कितने टाइप की होती है, अगर हम सिर्फ एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर हम 3 लगाएंगे। लेकिन अगर उसने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पूछा है और ऑप्शन में 8 है, तो और अगर हमने 8 पढ़ा ही नहीं है तो हम ऑब्वियसली 3 ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3 एप्लीकेबल है। तो दैट्स वाई डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, डेमोग्राफी एंड सेंसस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी। फिर है करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। इम्पॉर्टेंट कंटेम्परेरियस इवेंट्स, फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड कंट्री। स्टेट में भी जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो कहाँ पर हैं, कंट्री में जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ पर हैं। पटियाला में है, वो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ है। तो ये सारी चीजें भी हमें कवर करनी है। उसके बाद आता है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी एंड फेमस पर्सनालिटीज ऑफ एमपी। सो देखिए, एक चीज और यहाँ पर समझने की है, जब भी जिसकी भी सरकार होती है, ठीक है, जैसे अगर हम अभी जानते हैं एमपी में किसकी गवर्नमेंट है, तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन बनते हैं तो उसी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज, जो भी उनके इनोवेशंस हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। जैसे जो भी गवर्नमेंट होती है वो खुद से ही रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। जैसे ये जो 5th पॉइंट है, इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेसिकली कंप्यूटर पे बेस्ड होने वाला है पूरा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपको करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते हुए चलना है, राइट।
जैसे अभी एम्स में यूज किया गया था कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए रोबोट, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। रेलवेज ने लॉन्च किया था फॉर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट। अब उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेलवेज ने किया था, ईस्टर्न रेलवेज ने किया था या वेस्टर्न रेलवेज ने किया था। तो ये चीजें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ही हम इसका आंसर कर पाएंगे। बट बेसिकली जैसे जो ई गवर्नेंस है उसमें आपको डिजिटल इंडिया का पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन कब चालू हुआ। ऑब्वियसली किसने चालू किया ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट कब चालू हुआ ये आ सकता है। जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो जनरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। जनरेशन के साथ साथ मेमोरी जो होती है, मेमोरीज पे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 लाइक एंड ब्लू चिप्स। वायरसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी जो रिसेंट हमने देखा था एंड्रॉइड अटैक, एक वायरस आई थिंक रॉक नाम था उसका, वो एंड्रॉइड पे बेसिकली एंड्रॉइड सिस्टम को अटैक कर रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन करंट से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्योंकि बेसिक जो वर्किंग होती है वो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे होती है। इससे रिलेटेड आपसे शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं। एंड द सेकेंड इज इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। इंटरनेट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गूगल सर्च इंजन है या कुछ सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कई तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे। उसके बाद लास्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे कि हम जानते हैं आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ही पीक पर है। तो उसमें अगर कोई फ्रॉड होता है, अगर आप कोई आर्टिकल परचेज करते हैं, आर्टिकल परचेज करने में डिफॉल्ट निकल जाता है, आप उसको रिटर्न करते हैं, कंपनीज की पॉलिसीज कुछ और होती है, वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीके। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन बेसिकली लॉ के बारे में है। इसमें पूरे एक्ट्स बता दिए गए हैं जिन एक्ट से आपको क्वेश्चंस आने हैं। तो इन्होंने इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड जो फर्स्ट कैटेगरी है, टोटल इन्होंने इसकी 10 कैटेगरी डिवाइड की हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें इन्होंने रखा है आईपीसी एंड सीआरपीसी, ठीक है, भारतीय दंड संहिता एंड दंड प्रक्रिया संहिता फर्स्ट इनके सेक्शन में है। सेकंड सेक्शन में इन्होंने रखा है मोटरयान अधिनियम, दैट इज मोटर व्हीकल एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, एंड थर्ड इज अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, दैट इज इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, दैट इज एमपी एक्साइज एक्ट, आयुध शास्त्र अधिनियम, दैट इज आर्म्स एक्ट। इसमें कुछ एक्ट्स ऐसे होने वाले हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए होने वाले हैं पढ़ने के लिए, बट इतना ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न बहुत ऊपर से उथले लेवल पर इससे क्वेश्चन आते हैं। दैट इज सेक्शन से आ जाएगा या जो मेन प्रोविजन है उसी से बेसिकली इनका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो होता है, तो हमें वही चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इनका जो सेक्शन है इसमें इन्होंने पूछा है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषणा अधिनियम 2013। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद बेसिकली ये केस एग्जिस्टेंस में आया था। दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके बाद है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984 का है ये एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्ट। नेक्स्ट जो इनका सेक्शन है उसमें इन्होंने मध्य प्रदेश से रिलेटेड मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, दैट इज मध्य प्रदेश
इसको इंग्लिश में भी मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। एमपी अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम, इंग्लिश में है। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा, सेम इसका इंग्लिश में भी सेम नाम है इसका। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के सेम इसका इंग्लिश में भी सेम नाम है। नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, दैट इज पॉक्सो एक्ट। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। द नेक्स्ट इज अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम, दैट इज यंग पर्सन्स हार्मफुल प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन एक्ट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। उसके बाद है दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध वर वधू को दिए गए उपहारों की सूचियां रखना नियम, दैट इज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड डॉरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। This is again something interesting. Next is महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, that is indecent representation of women prohibition act. नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरी है उसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। मादक द्रव्य तथा मतोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट इज गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, दैट इज प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, इसको हम PCPNDT एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो इनकी सेकेंड लास्ट कैटेगरी है जो इकाई 9 है उसमें है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम, दैट इज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। नेक्स्ट इज बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अनदर एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दैट इज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एंड लास्ट इज किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, दैट इज JJ, जिसको JJ एक्ट के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस और एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ ADPO मे बी 2020, हो सकता है 2020 अगस्त सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाना है। और एग्जाम क्योंकि 2015 में कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम, तो इस बार बहुत पॉसिबिलिटीज है 2020 में आना है। एंड PSC ने अब उसका जो कैलेंडर होता है उसमें भी इस चीज को नोटिफाई किया था, बट उसका जो नोटिफिकेशन था वो जुलाई, उसका जो टाइम मेंशन किया था उसने जुलाई का किया था। एंड क्योंकि अभी ये सारा कोरोना एंड ऑल पेंडेमिक चालू है और अभी वैक्सीनेशन का कुछ उम्मीद दिख रही है, तो हो सकता है कि अगस्त या मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक ADPO का नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिलता है और 3 महीने में इतना सब कुछ कवर कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए हमें अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी और हम अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी हम अपनी प्रबल दावेदारी एग्जाम में रख पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम आज से तैयारी स्टार्ट करें। जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उनका इंडेक्स, उनका कंटेंट और उसका पेज कवर
मैंने वीडियो में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड कर दूंगी। और मैंने आपको बता भी दिया कि MPPSC की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन एंड सिलेबस वाले सेक्शन में आपको ये चीज मिल जाएंगी। जीके के बारे में और डिटेल कैसे आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरे एक फ्रेंड है जो कि MPPSC का जो पैटर्न है और जो उसका जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का तरीका है उससे वो बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर है। तो अगर आप चाहते हैं इस जीके पे एक एक्सपर्ट वीडियो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। तो डेफिनेटली वो एजुकेशन के लिए हेल्प करने के लिए कोई मना नहीं करता है, तो वो जरूर उस पर आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और लॉ के जो सब्जेक्ट हैं उन पर हम डिटेल वीडियो स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश के स्टूडेंट्स की भी तैयारी करानी है और हिंदी के भी। ईमानदारी से पढ़ाई करिए, स्टार्ट कर दीजिए आज से पढ़ाई करना, आज से इसकी पर्टिकुलरली इसको फोकस करके इसकी तैयारी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इससे रिलेटेड MP ADPO का जो भी है जो एग्जाम पैटर्न दिया गया है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। एंड होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और अगर आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ इम्पैक्ट अकेडमी।